हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो है आपकी UGC नेट से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट MA एजुकेशन की हो या फिर एमएड कर रहे हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं आपके सिलेबस का, और सिलेबस में भी आपके मेन सब्जेक्ट का। क्योंकि आपके UGC नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो आपका पेपर सेकंड होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और सब्जेक्ट में भी क्या होता है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की है आपका उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस तैयार किया जाता है। तो जो भी MA एजुकेशन करते हैं या फिर एमएड करते हैं, तो उनके लिए एजुकेशन सब्जेक्ट बनाया जाता है, और आपके एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस जो है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ना सिर्फ आज हम आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे आपकी टोटल यूनिट क्या है, किस में से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं, मतलब ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो बस आपको क्या करना है, जो भी चैनल के साथ आज नए जुड़े हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, मतलब जो आपका UGC नेट आपका सिलेबस बताता है, ये आपका सेम वही सिलेबस मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका विषय शिक्षा, मतलब ये आपका एजुकेशन का सिलेबस है, और ये सिलेबस जो है आपका UGC के अकॉर्डिंग ही आपको दिखाया जा रहा है। जो भी UGC नेट ने आपका सिलेबस बनाया हुआ है एजुकेशन सब्जेक्ट का, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस ही है। दूसरा, आपको कोड भी याद रखना है। एजुकेशन वाले बच्चों का जो भी कोड होता है वो आपका 9 कोड होता है, 09 करके आपको याद रख लेना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे टोटल यूनिट कितने, फिर यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखना कि आपकी इसमें जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपका एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो आपका टोटल ये पेपर कितने मार्क्स का हो गया, ये आपका 200 मार्क्स का पेपर हो गया। और यही पेपर आपका GRF या फिर नेट क्लियर करने में हेल्प करता है। जिनका पेपर सेकंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ना तो वो नेट निकाल पाते हैं और ना ही उनका GRF होता है, और GRF का तो मतलब ही नहीं बनता जब आपका नेट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका 200 मार्क्स का यहाँ पर खेल होता है, और ये 200 मार्क्स में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस चीज़ का आपको डाउट क्लियर कर लेना है। अभी तक आपकी UGC नेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत से बच्चे जो आपके साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो CSIR देते हैं, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, लेकिन आपकी इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा, आपका ये पोर्शन जो है आपका 10 यूनिट में से बटा होता है। आपकी इसमें कितनी यूनिट आती है, 10 यूनिट। चलिए देखते हैं सबसे पहली यूनिट आपकी कौन सी है। सबसे पहली आपकी यूनिट है शैक्षिक अध्याय, जिसे आप क्या बोलते हो, एजुकेशनल स्टडीज़। और ये सभी यूनिट जो है आपके एमएड या फिर MA एजुकेशन के सिलेबस से ही रिलेटेड है। जो उसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो आपने उसमें सिलेबस पढ़ा है, उसी के बेस पर ये सिलेबस तैयार किया गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपकी सबसे फर्स्ट यूनिट हो गई। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे पहले क्या आपके भारतीय दर्शन विचारधारा, सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन, ये सब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एमएड के पढ़ा है। दूसरा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो दयानंद सरस्वती, शैक्षिक लक्ष्यों, वेद ज्ञान अर्जन की विधियाँ के प्राप्ति, इस्लामी परंपरा, ये भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। तो आपके चारों सेमेस्टर को कंबाइन कर ही आपको सारा सिलेबस देखने को मिलेगा। बी में पार्ट में है आपके पाश्चात्य विचारधारा, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकता, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप ये सब चीज़ें याद रखना। जिसको पोर्शन को मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर ज़्यादा काम करना है। बाकी आपके सभी यूनिट में से क्वेश्चन आते ही है, ऐसी कोई भी यूनिट नहीं है जिसे आप स्किप कर सकते हो। तो आपका ये आ गया, ये आपका पाश्चात्य में आ गया, आदर्श, यथार्थ, ये सब चीज़ें। इसके बाद जो है सूचना, ज्ञान, प्रज्ञान के विशेष संदर्भ में शिक्षा में उनका योगदान, तो आपसे इनका योगदान भी पूछा जाता है। अगला है आपका C पार्ट, जो है आपका शिक्षा का समाजशास्त्र। तो आपका शिक्षा का समाजशास्त्र भी इसमें पूछा जाएगा। इसमें कौन सा आ गया, प्रतीक, परस्पर क्रियाएं, रचनात्मक, ये सब आ गया। प्रकार्यवाद, संघर्षवाद, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इनसे। इस बार जो है आपके प्रतीकात्मक से भी क्वेश्चन आया था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपकी सामाजिक संस्थाएं हो गई, प्रकार हो गए उनके कार्य, परिवार, विद्यालय, समाज, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे इजीली कर भी लोगे। अगला है आपका सामाजिक आंदोलन की संकल्पनाएं, सामाजिक आंदोलन, सिद्धांत, सापेक्ष, आपके इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सापेक्ष, वंचन, संसाधन जुटाना, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत, नव सामाजिक आंदोलन सिद्धांत।
ठीक है। ये आपका जो इसका थर्ड पोर्शन था, इसमें आपके समाजशास्त्र से रिलेटेड टॉपिक आते हैं। तो आपका फोर्थ हो गया समाजीकरण व शिक्षा। इसमें आपको शिक्षा व संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन के शैक्षिक विचारों के विकास, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो, जय कृष्ण मूर्ति। आपका इस बार जो जय कृष्ण मूर्ति है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन्होंने भी जून 2023 का यूजीसी नेट दिया होगा तो इसमें से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पालो फेरे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके वेलोस्टनक्राफ्ट, नील नोगडिस्ड तथा सावित्रीबाई फुले, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब इसमें से आपको ये सारे ही करने हैं, मतलब इंपॉर्टेंट आपकी सभी यूनिट है और इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो बाकी हो गया आपके समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, इनसे भी आपका एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है जो आपका सेकंड यूनिट है, वो है शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, समाजशास्त्र पढ़ लिया, शिक्षा का, शिक्षा में समाजशास्त्र या समाजशास्त्र का शिक्षा व महत्व, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ ली, इसके सिद्धांत वगैरह। यहाँ पर आपको इतिहास भी पढ़ना होगा, राजनीति भी तथा अर्थशास्त्र। इतिहास से क्या मतलब है, जो भी आपकी शिक्षा से रिलेटेड सारी समिति बनी है वो सब आप इसमें पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समिति तथा आयोग का योगदान। आपको याद होगा, मैंने जब आपका 4th सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस किया था एमएड का, तब मैंने आपको बताया था कि आपको जो है अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड इसमें टीचर एजुकेशन का एक सब्जेक्ट था। मैंने कहा था आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका इससे रिलेटेड यूजीसी नेट में 2 यूनिट में आता है। सिर्फ इसी यूनिट में नहीं, आपका दूसरी यूनिट में भी आएगा। और आपका तीसरा बेनिफिट इससे ये था, जब आप फर्स्ट पेपर पढ़ते हो उसमें भी आपको अध्यापक शिक्षा के बारे में पढ़ना ही पड़ता है, तो उसमें भी आपकी हेल्प होनी थी। इसी वजह से मैंने आपको उस टॉपिक को सजेस्ट किया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये हो गया। इसमें आपका माध्यमिक आयोग, या आपने पढ़ा होगा, आपने सीटेट वगैरह में भी पढ़ा होगा, और आप जब बीएड के एग्ज़ाम देते हो या आपके बीएड से भी रिलेटेड कह सकते हो सिर्फ इस वाली यूनिट को। यहाँ पर कोठारी आयोग हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई 186 की, 192 का आ गया आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 199 आ गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आ गई। ये आपका जो है यहाँ पर गलत मिक्स प्रिंट हुआ है, लेकिन आपका यूजीसी नेट जो है यहाँ पर ऐसा ही सिलेबस में लिखा हुआ होता है, लेकिन आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है इस सन में नहीं आया था, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपका 2007 हो गया। इसके बाद आपकी यशपाल कमेटी हो गई, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी 2009 में अपनी। फिर अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब आपका एनसीईआरटी का जो आपका पाठ्यक्रम आया था वो आपका 2009 में आया था। न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2012, ये आपकी पूरी जो है आपकी टीचर एजुकेशन से ही रिलेटेड है। अगला है आपका नीतियों तथा शिक्षा के बीच में संबंध। तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो आपकी इसमें जो है शिक्षा नीति कैसे बनाते हैं ये सब पूछा जाएगा। राष्ट्रीय विकास के संपर्क की कड़ी, नीतियाँ, मतलब आपको इसमें जो नीति पॉलिसी है उनसे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पूछी जाएगी। उसका चक्र कैसे बनता है, आप नीतियाँ पॉलिसी कैसे बना सकते हो, बजट से भी क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो ये हो गया। इसके बाद जो है आपकी शिक्षा की अर्थशास्त्र की संकल्पना में आपका इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दिया। इकोनॉमिक्स में आपकी लागत लाभ विश्लेषण, लागत प्रभावी विश्लेषण, मतलब आपका लाभ विश्लेषण पर भी और प्रभावी विश्लेषण, ये दोनों अलग पॉइंट है। आपसे इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे हम झुग्गी झोपड़ी वाले बालकों को जब हम कहीं पर स्कूल वगैरह खोलते हैं तो हमें उसमें किस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट करना चाहिए, तो हमें वहाँ पर लाभ ना देखकर वहाँ पर हमें प्रभाव पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आपका इसमें संकेत सिद्धांत, मानव पूंजी सिद्धांत, ये भी आपके पूछे जाते हैं। और इसमें आपका सूक्ष्म स्थूल ये वाला आता है। माइक्रो हो गया और मैक्रो, ये दोनों चीज़ आपकी पूछी जाती है। बजट निर्माण जैसे मैंने भी बताया वो सब, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है शिक्षा के बीच में संबंध, राजनीतिक संबंधित दृष्टिकोण, उदारवादी, रूढ़िवादी, समालोचनात्मक, इससे आपका एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही ईजी पार्ट है, आप इसे आसानी से कवर भी कर लोगे। लेकिन जो आपका मेन जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका ये हो गया, ये भी हो गया। और इसे आप कई बार सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देते हैं कि पहले कौन सा आया था बाद में कौन सा आया था। इनसे आपकी बहुत सारी चीज़ें पूछ ली गई है। अगला है आपका जो थर्ड यूनिट है वो है आपकी शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। ये आपकी थोड़ी बड़ी भी यूनिट है, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो आपकी इसमें शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, तो अधिगम प्रक्रिया पूरी आएगी, शिक्षार्थी भी आएगा। तो सबसे पहले आपका वही कॉन्सेप्ट आ गया वृद्धि एवं विकास का, ये आ गया। आपने बीएड में पढ़ा है और ये आपने एमएड में भी पढ़ा है, क्योंकि जैसे मैं थोड़ी सारी चीज़ें आपके एमएड से रिलेटेड कॉपी, बीएड में भी कई सारे आपके ऐसे टॉपिक है जो आपने एमएड में दोबारा पढ़े हैं। तो आपका वृद्धि एवं विकास है क्या, इसमें आपके इसके सारे प्रिंसिपल आ गए। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जो भी आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो सब आ गया, अवस्थाएं आ गई, व्यक्तित्व आ गया आपका। इसमें पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आते हैं। फ्राइड, कार्ल रोजर्स, इनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता, इससे भी आता है आपका। मेंटली हेल्थ और मेंटल हाइजीन, इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है।
आप अगर इनके डिफरेंस को जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सिस्टम क्या है। इसके बाद है आपका बी, बुद्धि के प्रति उपागम। तो आपका जो भी बुद्धि से रिलेटेड है आपका वो सब पूछा जाएगा। तो इसमें आपका इंटेलिजेंस के कौन से नियम आए, किसने किस पर ज़्यादा, आपका एकांकी बुद्धि किसने कहा, 2 फैक्टर किसने बताए बुद्धि के, 3 फैक्टर किसने बताए, आपके यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं जैसे गार्डनर हो गया, स्टर्नबर्ग हो गया, बुद्धि के निर्धारण, समस्या समाधान, आपका इसमें ये भी आता है समस्या समाधान, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग की कॉन्सेप्ट भी इसमें पूछे जाते हैं, संज्ञान आ गया, सृजनात्मकता आ गई, मतलब क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड। तो ये आपका सारा बुद्धि से रिलेटेड हो गया। अगला है आपका, इससे आपके 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन मान लीजिए आप, इससे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद है आपका अधिगम, अधिगम के सारे नियम पूछेंगे, सिद्धांत अधिगम व्यवहारपलक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी क्षमता, संज्ञान की संकल्पना, सामाजिक संबंध, समाजीकरण के लक्ष्य की समझ, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका मार्गदर्शन तथा परामर्श। तो ये आपका पूरा 4 सेमेस्टर में ऐसे के ऐसे एक टोटल सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड ये आपका पूरा पोर्शन बना दिया गया है। तो इसकी प्रकृति, प्रिंसिपल्स, आवश्यकताएं, मार्गदर्शन के प्रकार, शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य, सामाजिक, इनसे जो आपने दे रखा है ना, अगर आप इस सिलेबस को भी पढ़ोगे ना तो आपके 10 क्वेश्चन जो है ऐसे ही सही हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट सिलेबस को ध्यान से कवर कर लेगा उसे बिना पढ़े 10 क्वेश्चन वो आराम से निकाल लेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें दी गई है जो आपकी सिलेबस से उठाकर ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, समझना है। जितना आप सिलेबस को समझ लोगे उतना आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। तो ये हो गया। इसके बाद जो है आपका इसमें परामर्श के भी उपागम आते हैं। तो यहाँ पर कौन से थे, ये आपके मार्गदर्शन के थे, ये आपके परामर्श के आगे। संज्ञान व्यवहारवाद, इसमें अल्बर्ट एलिस के REBT भी आता है, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मानवतावादी, व्यक्तिवादी परामर्शन, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपने ऊपर पढ़े हैं। मतलब बहुत से कुछ यूनिट में ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप इस यूनिट में पढ़ोगे अगली यूनिट में भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर कार्ल रोजर्स है, ये आपने अभी ऊपर भी देखा था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपका कार्ल रोजर्स हो गया, तो आपने यहाँ पर भी पढ़ा, आप इसे यहाँ पर भी पढ़ोगे। ऐसे ही आपके व्यवहारवादी आ गए, तर्क, संवेदन, ये सब चीज़ें आप दोबारा आपको कई सारे कॉन्सेप्ट जो है रिपीट होंगे। तो ये आपका मार्गदर्शन तथा परामर्श से रिलेटेड हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से। अब आते हैं आपकी यूनिट 4, फिर इससे आगे आपका अध्यापक शिक्षा। तो जिन बच्चों ने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे जो मैंने आपको बताए थे, तो उन्हें पता लगेगा कि हाँ मैंने जो आपको कुछ चीज़ें बताई थी वो किस बेस पर बताई थी। आपने यहाँ पर दोबारा देख लिया टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र, अध्यापक, कार्यक्रम, मतलब जो आपने अपने 4 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में पढ़ा और दूसरा 2nd सेमेस्टर में भी आपकी टीचर एजुकेशन इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो उसमें भी आप ये पढ़ते हो। तो ये आपका पूरा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है, पूरा कंप्लीट। ये जो भी आपको दिए गए हैं इसमें सब टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे कि आपका सबसे पहले तो अर्थ, प्रकृति, विषय, ये सब चीज़ें आ गई। दूसरा NCERT आ गई, फिर NCET आ गया कि जो पाठ्य चर्या के प्रारूपों के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक के स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना क्या है, इससे संबंधित दूरदृष्टि तथा सेवापूर्ण के घटकों का संगठन, समव्यवहारपरक, उपागम आधारित पाठ्यक्रम, प्रतिपादक, संयोगात्मक, ये सब आपके आगे। इसके बाद जो है आपका सोलमैन, डेक, व्ल्यूक तथा हेबरसन के दृष्टिकोण में अध्यापक शिक्षक के ज्ञान आधार को समझना, इनके द्वारा क्या क्या बताया गया था वो सब चीज़ें आ गई इसमें। फिर इसमें जो ये आपके मॉडल है ये आ गए, व्यवहारवादी से क्षमता, पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल, जिसे आप इंक्वायरी मॉडल के नाम से जानते हो। फिर इसके बाद आ गया आपका सेवाकालीन आ गया। ऊपर क्या पूछा गया था आपका, प्री सर्विस के बारे में पूछा गया था, अब ये पूछ लिया इन सर्विस के बारे में, ये वही सब अर्थ उसके, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, ये सब आपके इन सर्विस में इंक्लूड होती है। इसके बाद आ गया आपके व्यवसाय तथा व्यवसायीकरण का संकल्पना, ये भी आपका टीचर एजुकेशन में ही आता है। तो इसमें आप जो ये पढ़ोगे कि टीचर को व्यवसाय के बेस पर क्या क्या करना चाहिए, उनके क्या क्या हमें टीचर को व्यवसायीकरण में सिखाना, मतलब ये आपकी पूरी संकल्पना आ गई, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर अध्यापक का नव परावर्तन आ गया, ये गुणवत्ता प्रबंध, ये सब इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। तो आपकी 4 यूनिट हो गई। इसके बाद जो है आपकी 5th यूनिट है, ये आपकी पाठ्यचर्या अध्ययन है। ये भी आपकी एक ऐसी यूनिट है जो आके आप 4 सेमेस्टर में पढ़ते हो। एमएड के 4 सेमेस्टर में आप पाठ्यचर्या अध्ययन, करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ते ही हो। तो ये आप 4 सेमेस्टर में पढ़ोगे और इसके अलावा आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है बाकी सेमेस्टर में भी इसका देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका इजी भी बोल सकते हो। दूसरा, आपने ये बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, आपने बीएड में भी पाठ्यचर्या पढ़ी है, CTET, UPTET वगैरह कुछ दिया होगा तब पढ़ी है, एमएड में भी पढ़ी है।
अब आप यूजीसी नेट में भी दोबारा से ये चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ोगे, यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पर थोड़े इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वही सबसे पहले इसकी संकल्पना सिद्धांत आ गई, इसकी क्रियानीति आ गई, विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं आ गई, फिर इसके नियोजन की आधारशिला, इसके दार्शनिक आधार, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समाजशास्त्रीय, मतलब जो किस आधार पर जो है आप अपना पाठ्यक्रम डेवलप करते हो वो सब चीज़ें आ गई, अभिरुचि आ गई, बैच मार्किंग आई। बैच मार्किंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी आपका पाठ्यचर्या में। यूजीसी ये वाला आपका जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, एक सेकंड, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे यूजीसी एंड एनसीईटी में विश्वविद्यालय की भूमिका, ये वाला, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि कैसे यूजीसी नेट जो है पाठ्यक्रम में अपना रोल निभाता है, एनसीईटी कैसे करता है। इसके बाद जो है आपका बी आ गया, इसमें आ गए आपके डिज़ाइन, आपके करिकुलम के मॉडल्स क्या है वो सब बताने हैं आपको, परंपरागत, समकालीन मॉडल, ये सब आ गए। यहाँ पर क्रियात्मक, ये जितने भी मॉडल दिए हैं आपको ये पढ़ने, इनसे क्वेश्चन आता है, ये आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इससे आपके मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपीआई वाले से पूछ लेगा, जैसे कि आपका लिखा है कंटेंट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, ये सब आगे जाएंगे, ठीक है, ये सब पूछ लेगा। इसके बाद जो है आपका अनुदेशात्मक प्रणाली, मीडिया, इससे आपके थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं कि पूछे नहीं जाते, इससे कम आते हैं, लेकिन इस वाले पोर्शन से ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका सी। इसके बाद जो है आपका डी, पाठ्यचर्या के परिवर्तन का अर्थ। जब आप ये तीनों को अच्छे से कर लोगे तो आपको ये पोर्शन जो है थोड़ा ईजी लगेगा। ईजी का मतलब ये है कि आप समझ जाओगे कि आपके पाठ्यक्रम के परिवर्तन, आप पाठ्यक्रम में चेंज क्यों लाना चाहोगे। जब आप बाकी सब चीज़ें पढ़ लोगे कि हम पाठ्यक्रम कैसे बनाते हैं, किन बेस पर बनाते हैं, तो उसी बेस पर हम जो है परिवर्तन के बेस पर किस प्रकार से बनाएंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमने आपकी 5 यूनिट डिस्कस कर लिया, तो चलिए अब अपनी 6ठी यूनिट पर चलते हैं, जो कि आपकी शिक्षा में शोध, जिसे आप कह सकते हो रिसर्च। ये आपकी एक ऐसी यूनिट है जो कि आपके एग्ज़ाम में आती ही है, और ना सिर्फ ये आपकी सेकंड पेपर में आएगी, ये आपके फर्स्ट पेपर में भी आती है। तो आपकी ये यूनिट ऐसी है जिसे आपको अच्छे से कवर करना ही होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर है और 5 क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट पेपर में है, तो टोटल आपके पास 15 क्वेश्चन हो गए। और आपका एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, तो आपके टोटल कितने नंबर हो गए, आपके 30 नंबर जो है आपको रिसर्च से मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो ये यूनिट जो है आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है। आप शैक्षिक शोध का अर्थ पढ़ोगे, आपका शिक्षा में जो है वो शोध क्या है ये सब पढ़ोगे, वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार पढ़ोगे, चरण पढ़ोगे, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है आप शोध के प्रकार पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी शोध से रिलेटेड हो गई, ये आपको पढ़ना ही होगा, ये आपके फर्स्ट पेपर में भी आता है। अब आगे आपका बी जो है आपका चर से रिलेटेड है, ये भी आपको फर्स्ट पेपर में आता है, चर भी रिलेटेड, चरों के प्रकार, आश्रित, बाह्य, मध्यवर्ती, ये सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है आपके स्रोत आ गए, स्रोत के प्रकार पूछे जाएंगे, और यहाँ पर जो है आपकी परिकल्पना आ गई, हाइपोथेसिस आ गई, आपके शोध प्रस्ताव आ गए, आपके रिसर्च प्रपोजल आ गए, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है आपको। ऐसे ही आपके उपकरण आ गए, मतलब आपके ये सब चीज़ें आ गई। इसमें जो है आप थोड़ा थोड़ा क्या पढ़ोगे, इसमें आप स्टैटिक्स पढ़ोगे, आप सांख्यिकी पढ़ोगे, और आपको पढ़नी ही होगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपके यही डिफरेंस होगा। आपको सेकंड पेपर में जो है सांख्यिकी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी और फर्स्ट पेपर में आपको ये चीज़ें कम पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन बहुत ही रियल चांस होते हैं जो आपके क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपके सांख्यिकी से क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में नहीं पूछे जाते, लेकिन सेकंड पेपर में आपके भर के क्वेश्चन आते हैं। आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला है यहाँ पर आपका मापन पैमाने के प्रकार, और ये जो आपका मापन पैमाने के प्रकार है, नॉमिनल, क्रम सूचक, अंतराल, ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपका ना सिर्फ फर्स्ट पेपर में आएगा, फर्स्ट पेपर की भी ये आपके 2 यूनिट में आएगा। 2 यूनिट में कौन सी, आपके फर्स्ट यूनिट में और सेकंड यूनिट में। इन दोनों ही यूनिट में ये वाला टॉपिक जो है आपका पूछा जाता है, और आपके सेकंड पेपर का सिलेबस तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सेकंड पेपर में तो पूछा ही जाएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया आपकी सांख्यिकी आती है, ये रहा केंद्र प्रवृत्ति की माप, ये सब आ गए। इसके बाद जो है आपकी सांख्यिकी की जांच, शक्ति, प्रभाव, आकार, ये आपकी प्राचलिक, अप्राचलिक, मतलब आपकी गैर प्राचलिक तकनीक, ये भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद आपकी टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई, ये वाले भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट में भी आएंगे, सेकंड में भी आएंगे, इससे रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आपका त्रिभुजन अवधारणा, ये लास्ट ईयर भी आया था, इससे पहले भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके पूछे ही जाते हैं। गुणात्मक आ गया, गुणात्मक डाटा भी आपके पूछे जाते हैं, मतलब आपके इससे क्वेश्चन आने तय हैं। इसके बाद जो है आपकी गुणात्मक शोध अभिकल्प, आप आ जाते हैं आपके डिज़ाइन पर, जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च
डिज़ाइन है उसमें आपकी ग्राउंडेड थ्योरी आएगी। आप अगर इन्हें भी ध्यान से देखते हो तो इससे भी एक क्वेश्चन आपका निकलता है कि ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो आपकी गुणात्मक है या मात्रात्मक, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। फिर इनके चरण आ गए, विवरण आ गए, शोध विकल्प, ये केस स्टडी आ गई, ये भी आपका केस स्टडी पूछा जाता है, इसके विकल्प हो गए। ऐसे ही आपसे नर जाति वर्णन, ये आपका ऐसा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हो गया मिश्रित पद्धति विकल्प हो गए। त्रिभुजन, व्याख्यान, गणवेशन, अभी आपने त्रिभुजन जो है बी में भी देखा था, अब यहाँ पर भी देख रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होते हैं। मिश्रित पद्धति हो गई, ये सब आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था, ये 6 यूनिट का था रिसर्च से रिलेटेड। तो आपको बहुत ही अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि आपको रिसर्च वैसे भी आप जब इंटरव्यू दोगे, आपका नेट या फिर जीआरएफ हो जाएगा, तब भी आपके रिसर्च से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते ही है। क्योंकि जब आप टीचर बन रहे हो, आप प्रोफेसर बन रहे हो, तो आपको उसमें 2 चीज़ पर तो बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। फर्स्ट आपकी रिसर्च, आप रिसर्च पर फोकस क्यों रखोगे, क्योंकि आपको क्या करनी है, आपको करनी है पीएचडी। आप पीएचडी भी नहीं कर रहे, आपको क्या बनना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा है आपका जो आपके फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट आते हैं, वो आपकी टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। आप पढ़ाओगे किस तरीके से, ये सब चीज़ें, मतलब आपके पेडागोजी से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपके 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। जब आप नेट करते हो या फिर पीएचडी, मतलब कुछ भी करोगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपके स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। और आपका तीसरा जो होता है आपका सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, आपको उसमें महारत हासिल होनी चाहिए। आप अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से आपने कवर किया हो, बहुत अच्छे से पढ़ा हो, ये सब चीज़ें भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प दिलाएगी। अगला है यहाँ पर यूनिट 7, वो क्या है आपकी शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान तथा मूल्यांकन। जैसे मैंने अभी बताया आपकी पेडागोजी, आपको प्रॉपर पेडागोजी के बारे में पता हो। प्रौढ़ शिक्षा यहाँ पर क्यों दी, क्योंकि आप क्या बन रहे हो, आप प्रोफेसर बन रहे हो, आप बहुत बड़े बच्चों को पढ़ाओगे, आप अडल्ट को पढ़ाने वाले, तो आपको अडल्ट पेडागोजी के बारे में पता होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर आपकी ये ऐड की है। जब आपने बीएड किया होगा या आपने पहले कुछ पढ़ा होगा, तब आपने अडल्ट पेडागोजी नहीं पढ़ी होगी। क्यों, क्योंकि आप वहाँ पर बीएड के बेस पर हो, बीएड के बेस पर हो, आपको बस 12 तक भी नहीं पढ़ाना होता, उसमें आपको सिर्फ 8वीं तक आप पढ़ाना जानते हो, तो उसमें 8वीं तक किस में आता है, आपका पेडागोजी में। लेकिन जब आप अडल्ट को पढ़ाते हो तो आपकी प्रौढ़ शिक्षा खिलाई जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मूल्यांकन आपको ये भी आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्लेषण, इसकी संकल्पनाएं, यहाँ पर आपके मॉडल दे दिए, कौन कौन से मॉडल थे आपके, स्मृति, सर, समझ, प्रवृत्ति, ये सब आ गए। यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा की संकल्पना आ गई, इसके बाद नियम आ गए, उसके सब निर्देशन, अधिगम की क्षमता आ गई, तो ये सब आ गए। बी में आपका क्या आ गया, बी में आपका मूल्यांकन आ गया, पूरा मूल्यांकन आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको मूल्यांकन से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। तो अगला है आपका यहाँ पर, तो सी में है आपका शिक्षक के शिक्षण शास्त्र में मूल्यांकन। अभी तक क्या पढ़ा आपने, शिक्षण शास्त्र पढ़ लिया, मूल्यांकन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ोगे आप, उस पेडागोजी में मूल्यांकन पढ़ोगे। आपको पता होना चाहिए जब आप पेडागोजी से रिलेटेड को भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उसका मूल्यांकन आप किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पर ये सब वो आ गए, प्रकार आ गए, मापदंड आ गए, प्रतिपुष्टि आ गई, मतलब आपका पोर्टफोलियो विश्लेषण आ गया, आपके फीडबैक वगैरह। रूबिक्स से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रूबिक्स से आपसे क्वेश्चन इस बार भी आया था और पहले भी इससे पूछे जाते हैं। क्षमता आधारित मूल्यांकन, आईसीटी की संसाधनों का मूल्यांकन, टीचर निर्मित, ये वाला भी आता है, मतलब आपके आता ही है इससे भी। प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन, तो ये आपका आ गया प्रौढ़ शिक्षा में मूल्यांकन। अभी तक क्या पढ़ा, शिक्षण शास्त्र में। अब इससे रिलेटेड इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फ्रेंडर का पूछ लिया, गैलेवे का पूछ लिया, इससे क्वेश्चन आते हैं। आपका अंतःक्रिया विश्लेषण से भी आते हैं। मैट्रिक्स के निर्माण से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार भी, कि गैलेवे की मैट्रिक्स जो थी वो कैसे दी थी, मतलब आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लेंडर से भी आएगा, गैलोवे से भी आएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और रूबिक्स आपने अभी ऊपर पढ़ा, आप नीचे भी रूबिक्स पढ़ रहे हो, तो आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप एक यूनिट करोगे, उसके पॉइंट करोगे, तो उसमें भी बहुत सारे जो है आपस में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद है आपकी 8वीं यूनिट है शिक्षा में और शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, मतलब आपको आईसीटी शिक्षा में भी यूज़ करनी है और शिक्षा के लिए भी यूज़ करनी है। ये दोनों बहुत ही मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि जब आप शिक्षा में आईसीटी की बात करते हो तो अलग सेंस में जाता है, और जब शिक्षा के लिए आईसीटी की बात करते हो तो अलग साइंस में जाता है। तो आप यहाँ पर वो सब चीज़ें जो है अपनी क्लियर करोगे, आईसीटी वगैरह, इसकी संकल्पनाएं, ये सब चीज़ें। आईसीटी के आप फर्स्ट पेपर में भी करोगे तो बहुत से कॉन्सेप्ट जो है आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का दिया है। यहाँ पर पूरा डिटेल में जब आप पढ़ोगे तभी आपका क्लियर होगा।
तो ऐसे ही आपके ऊपर दिए हुए समावेशी, औपचारिक, गैर औपचारिक, ठीक है। इसके बाद है आपका बी, निर्देशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम उपागम हो गया, इससे विकसित करने के मॉडल्स आप पढ़ोगे, इसमें आपके जो मॉडल दिए गए हैं। इसके बाद ये सब आप मॉडल यहाँ पर ऑफलाइन, ऑनलाइन, सहकारी के सालिक, मिश्रित, मोबाइल, अधिगम से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, मतलब लगभग ये भी पॉइंट जो है आपका इम्पोर्टेंट है पोर्शन। अगला है आपका ई लर्निंग में उभरती सामाजिक वेब 2 इससे क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में भी आएगा और इसमें भी क्वेश्चन आएगा, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। ये वाला आपका इतना डीपली नहीं है, आप इसे बहुत जल्दी कवर कर लोगे। इसके बाद जो है आपका डी मूल्यांकन आ गया, मूल्यांकन आपने पढ़ लिया, ऐसे ही आपको मूल्यांकन इसमें, लेकिन इसमें क्या चला जाएगा आपका आईसीटी के बेस पर चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ई पोर्टफोलियो आपने पहले क्या पढ़ा, वहाँ पर पोर्टफोलियो, यहाँ पर ई पोर्टफोलियो पढ़ोगे। ऐसे ऑनलाइन आ गया, हाँ ऑनलाइन पुस्तकालय, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन मूल्यांकन टूल्स हो गए, अवधारणा विकास, ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, आप जल्दी से इसे कवर कर लोगे। ये यूनिट जो है आपकी इतनी बड़ी नहीं है। अगला है आपका 9 शैक्षिक प्रबंध, प्रशासन एवं नेतृत्व। ये आपकी यूनिट जो है आपकी काफ़ी बड़ी है और ये आपको डिटेल में करनी होगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके भर के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इससे आते ही हैं। और ये आपको, अगर आप एमएड कर रहे हो या फिर एम एजुकेशन, तब भी इसमें जो है आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आप इससे रिलेटेड पूरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हो। जो आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जो भी आपको यूनिट है उससे रिलेटेड आपके ऐसे के ऐसे पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपने अपने एमएड में, अपनी मास्टर डिग्री में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर आ गया इसके प्रशासन, प्रबंध, प्रशासन में अंतर, अर्थ, इसके सिद्धांत, महत्व, सैद्धांतिक, पोस्ट कार्ब, ये POSDOC ये भी आता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। PRT आ जाता है आपका प्रबंध प्रणाली के रूप में। स्वेट आपका पूछा जाता है, स्वेट की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ऐसे ही आपका यहाँ पर टेलर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टेलरवाद से रिलेटेड। अनुपालन, अनुसंग, ये सब आपके संगठन विकास ये आते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर आ गया प्रशासन में नेतृत्व, इसका अर्थ, नेतृत्व के उपागम, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। इसमें भी आपके बहुत सारे क्या है आपके मॉडल दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लैक बोन्स का प्रबंध, ग्रेडिंग आ गया, फिल्डर का आ गया, आपका त्रियामी आ गया, हर्सी का आ गया, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी आ गया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मॉडल जो है आपके इम्पोर्टेंट है, आपको ये क्लियर करने होंगे। जब आप इन मॉडल्स को पढ़ोगे आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगेगी, लेकिन आपके एक बार जब आप ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, फिर रिवाइज़ करना है। इसके बाद जो है आपकी गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा की गुणवत्ता, आपकी बार आपकी गुणवत्ता आ गई टीचिंग की, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था कि ये किस सन में आया था, तो आपको ये भी याद रखना है। ये गुणवत्ता गुरु से आपके इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपका 6 सिग्मा से भी इस बार क्वेश्चन आया था कि 6 सिग्मा में कितने उपागम थे, कितने पद थे, तो उसी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही है। एडवर्ड डेमिंग से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रहलाद वगैरह से आपके अभी तक नहीं आया आज तक एक भी, लेकिन फिर भी आपको ये सब अपना सिलेबस कवर करना ही होगा। अगला है आपका परिवर्तन प्रबंध, ये भी आपका पूछा जाता है। इसमें आपका जापानी हो गया, जस्ट इन टाइम हो गया, पोका योग वाला हो गया, ये अनफ्रीजिंग मूविंग ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। त्रिचरण मॉडल आपका विश्लेषण हो गया, लागत, ये सब चीज़ें जो है आपकी इम्पोर्टेंट है, आपको पूछी ही जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी यूनिट आ गई हमारी 10 यूनिट जो है अपने आप में ही बहुत ईजी भी कह सकते हो और बहुत बड़ी भी कह सकते हो। बड़ी कैसे, क्योंकि इसमें जो है पूरी इंक्लूसिव एजुकेशन ख़त्म कर दी, और इंक्लूसिव एजुकेशन आप बीएड में भी पढ़े थे, आप एमएड में भी पढ़े थे, आप पे तब भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इन्होंने इस यूनिट में पूरी ख़त्म करने का ट्राई किया। सबसे पहले तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके समावेशी अवधारणा सिद्धांत वगैरह हो गए, उसके बाद आपके जितने भी आपके अधिगम आए, आपके आयोग आए समावेशी शिक्षा से, वो सब इसमें इंक्लूड कर दिए गए। एक बार तो क्वेश्चन आपका इन्हें सीक्वेंस वाइज से ही पूछ लिया था, तो आपका सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इनको पता होगा कौन सा कब आया, उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही आपका दोस्त ग्रस्ता वाला हो गया, यहाँ पर आपकी सारी डिसेबिलिटी पूछ ली गई। ऐसे ही आपके यहाँ पर समावेशी कक्षाओं का नियोजन प्रबंध, ये सब चीज़ आपकी पूछ ली गई कि आप कैसे करोगे। मतलब ये वाली यूनिट आपको ईजी लगेगी बहुत। बस इसमें जो है आपका फर्स्ट पार्ट ही जो है आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आपका फर्स्ट पार्ट में जो है आपके आयोग है, ये आपके अधिनियम है, अधिनियम, आपको ये सब चीज़ें याद करनी होगी बस। और आपका जो डी है, डी आपका बहुत ही इजी है। आपको इसमें बताना है कि समावेशी शिक्षा में बाधा धारक, उसके तत्व, ये सब मानसिक
ये वाला भी पोर्शन आपका थोड़ा इजी है, तो आपकी यूनिट 10 आप कह सकते हो आपको इजी है, बट आपको उसमें याद करना होगा, वो भी पोर्शन ए ही याद करना होगा। तो बहुत सी ऐसी यूनिट है जिसमें सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, और बहुत सी ऐसी यूनिट है जिसमें आपको रटना है। रटने वाले जैसे आयोग वाले हो गए, आपका जो आपने टीचर एजुकेशन में भी आपने आयोग पढ़े, इन्हें भी, जैसे कि आपका इतिहास हो गया, इसमें भी आप इन्हें रटोगे तभी आप इन्हें कर पाओगे कि आपको पता होना चाहिए कौन सा कब हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है आपके। तो आपके क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछे जाते हैं, या तो आपकी समझ के बेस पर, या फिर आपने क्या कितना पढ़ा उसके बेस पर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस मैंने समझा दिया, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई करनी है। बहुत से क्या कहते हैं कि नहीं हम तो बिना पढ़े नेट पास कर लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया। तो आप बिना पढ़े आपका तुक्का लग जाए, आप पास हो भी जाओ, आपने कर भी लिया, आपका पेपर ईजी आया, आपका शिफ्ट बहुत अच्छी थी, आपका लक चल गया, आपके तुक्के चले गए, उससे आपका क्या होगा, नेट क्वालिफाई हो जाएगा। पर क्या फ़ायदा, जब आप पीएचडी करोगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जब पोस्ट निकलेगी उसके लिए तैयारी करोगे, तब आपका रह जाएगा। क्योंकि आपका नेट का जो सिलेबस है ना, वो सब सिलेबस को कवर करता है। आपने अगर नेट में सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईजी हो जाएगी। अब बहुत से बच्चों उनका नेट क्लियर हो गया, उन्हें सिलेबस का कुछ भी नहीं पता, ठीक है, अब वो जाएंगे इंटरव्यू देने, क्योंकि आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में चाहते हो, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो बिना इंटरव्यू के भी करा देगी आपकी पीएचडी, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। आप नॉर्मल किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपका इंटरव्यू लगेगा। जब आप उसमें इंटरव्यू दोगे तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या पढ़ा। वो सीधा आपसे रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देंगे, बताओ भाई आपने ये इसमें क्या कैसे करोगे, तो आपको तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। बस आपका नेट क्वालिफाई है, आपका जीआरएफ क्वालिफाई है, आपने चीज़ें पढ़ी नहीं। तो सबसे पहले आपको अपनी नॉलेज को गेन करना है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है। हाँ भाई, हम मुझे नेट क्लियर करना है वो बात अलग है, लेकिन मुझे नेट का सिलेबस भी समझना है, मुझे इस काबिल बनना ही है कि मैं नेट क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। आपको इस काबिल तो बनना पड़ेगा ना कि हाँ मुझे नेट क्लियर करना है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, तो उसके लायक आपको बनना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपना सिलेबस कवर करना है सबसे ज़रूर। फिर बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिस वगैरह ये सब चीज़ें जो है मैं आपकी सब डिस्कस करूँगी, लेकिन आपको फ़िलहाल जो है अपने सिलेबस पर काम करना होगा। तो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया। अगर आपको किसी यूनिट में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बता सकते हो। अब मैं आपको एक बार और बताना चाहती हूँ, आपकी 10 यूनिट हो गई और 10 यूनिट में से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये 10 क्वेश्चन फिक्स नहीं है, क्योंकि इस बार आपकी 10 यूनिट में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, समावेशी शिक्षा वाली यूनिट में से बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं और 10 ही आए होंगे, वो आपके 14 भी आए होंगे, 15 भी आए होंगे। ऐसे आपके 2019 में टीचर एजुकेशन वाले में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे, आपके 19 क्वेश्चन थे टीचर एजुकेशन की। तो ऐसे ही जो है आपके अलग अलग क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो लेकिन फिर भी आप यही मान के चलो हर यूनिट में से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 नहीं आएंगे तो किसी में 8 आ गए, तो किसी में 12 आ गए, लेकिन आपको इन 8 में मतलब आपको 18 नंबर ऐसे आपको सब में पढ़ना पड़ेगा। 18, 19, 20 नंबर की आपकी हर यूनिट है, तो आपको हर यूनिट को कवर करना होगा। हाँ बस कोई यूनिट आपकी जल्दी कवर हो जाएगी, कोई यूनिट में जो है आपका बहुत अच्छा टाइम लगेगा, बहुत अच्छी समझ भी लगेगी, ठीक है। बहुत सी यूनिट जो है आपकी सच में बहुत ईजी है, लेकिन बहुत सी यूनिट जो है आपकी काफ़ी टाइम लेगी और आपके लिए टफ भी होगी, आपको एक बार की में शायद समझ में भी ना आए। तो आपको दोबारा से पढ़ना है, दोबारा से करो तब आपकी समझ में आएगी। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। आपको इसमें कितना टाइम मिलेगा, आपको 3 आवर्स मिलते हैं, लेकिन साथ में आपका फर्स्ट पेपर भी होता है। आपका 3 आवर्स सिर्फ इसके लिए नहीं होता, आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी होगा। फर्स्ट पेपर से रिलेटेड भी मैं वीडियो जल्दी लाऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसी पर जो है आपकी वीडियो जो है आने वाली है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, आपस में आप सभी बच्चों को जोड़ें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, हम भी आपके लिए जो है और भी ज़्यादा मेहनत कर पाए। जितनी आप मेहनत करोगे हमारे साथ, हम आपके साथ उससे डबल मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था, आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका हम पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहे। और गाइज़, आपको वीडियो कैसी लगी इसका रिव्यू जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, ताकि हमें भी पता लगे हम जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं वो आपको किस हद तक समझ में आ रही है। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आप अपना एक स्वीट सा जो है रिव्यू देना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।